हाई स्कूल वाले बच्चों का भी अब से इंतजार खत्म, क्योंकि अभी तक हमने स्टार्ट किया था इंटर वाले बच्चों का सिलेबस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया। अब आज से स्टार्ट करने वाले हैं हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम इस साल है, उनके लिए आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं नरेशन का। तो जितने भी बच्चे हाई स्कूल के हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को निरंतर देखें, और गारंटी मेरी है कि अंग्रेजी से नंबर एक भी कटने नहीं दूंगा। यदि आप हमारी जितनी भी वीडियोज हैं आप लगातार देखते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो मैं गारंटी देता हूं आपको इस बात की कि आपका एक भी नंबर इंग्लिश ग्रामर में कम नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो नरेशन के साथ। उसके पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आलोक पर, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं फिर उन बच्चों से अपील करता हूं कि जो हाई स्कूल में है, इंटर में है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ज्यादातर हमारे कंटेंट आते हैं, यानी कि जो भी वीडियो आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड वो उन्हीं के लिए ही हेल्पफुल होती हैं। तो आप सभी जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से तो हम स्टार्ट करने ही वाले हैं नरेशन, और नरेशन की क्लास जो आज होने वाली है वो होगी रूल से रिलेटेड, यानी कि हम आज आपको समझाएंगे रूल्स। ठीक है, नरेशन को हम बाद में पढ़ाएंगे, यानी कि उसको बदलना हम बाद में सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे कि नरेशन में किन रूल्स का फॉलो करेंगे तो आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको कोई भी चीज, किसी भी सवाल को हल करना है, अगर आप नियम का पालन करेंगे तो गारंटी है कि कभी भी गलत नहीं होगा। तो वही रूल्स फॉलो करने होते हैं आपको नरेशन में भी। यदि आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना नहीं जानते हैं, इसका मतलब कि आपका रूल क्या है, वीक है, आपने ठीक से रूल को नहीं पढ़ा है। तो आज से, यानी कि आज की क्लास इसी पर आधारित होगी, यानी कि आज मैं आपको रूल्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किस में बदलेंगे। ठीक है, यानी कि पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आज बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये शुरुआती क्लास है नरेशन का। यदि आपको नरेशन के रूल नहीं आएंगे तो फिर मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको नरेशन नहीं आएगा। ठीक, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको रूल अच्छे से समझना भी है। जिन रूल्स को मैं समझा रहा हूं आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, उसको नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि कहीं भी कोई समस्या ना आए। और जैसा भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकते हो कि नरेशन में ये सारी चीजें दिक्कतें आ रही हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसको सॉल्व करने की। तो बस ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, शुरू करते हैं नरेशन की क्लास और चलते हैं अपने नोट पर। ठीक है, नोट पर ही आपको समझाते हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो रूल्स होते हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे वही चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आ गए अपने नोटबुक पर, और यहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो नरेशन होता है इसको क्या कहते हैं, क्या पढ़ते हैं, और नरेशन के रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, हम पढ़ रहे हैं आज नरेशन, और नरेशन की हिंदी क्या होती है, कथन। कथन का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो बात कही जाए। यार सिंपल सी बात है, आप जो भी बात बोलते हो या जिस किसी से भी बात सुनते हो वो सब के सब क्या होते हैं, आपके नरेशन ही होते हैं। ठीक है, यानी कि बात कोई भी हो, किसी के द्वारा भी कही जा रही हो, सब के सब क्या होते हैं, नरेशन होते हैं। यानी कि इसका अगर परिभाषा देखें तो वक्ता के कथन को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। फिर से समझिए, जो नरेशन होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो बात कही जाती है या हमारे द्वारा बात जो कही जाती है, किसी से हम बात को सुनते भी हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, आपके नरेशन होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, नरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नरेशन होता है यानी कि जो कथन होता है, इनको हम दो तरीके से कहते हैं। मतलब किसी भी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट तरीका और एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। अब इस डायरेक्ट की हिंदी क्या होती है, प्रत्यक्ष। क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अब इस इनडायरेक्ट की हिंदी क्या होती है, अप्रत्यक्ष। समझ रहे हैं, नरेशन दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की हिंदी क्या होती है, प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच की हिंदी क्या होती है, अप्रत्यक्ष कथन। ध्यान दीजिएगा, आपको कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच लिखा ना दिखे, नरेशन दिखा मिले, तब भी आप समझ जाइएगा कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही होगा। ठीक है, या फिर है। इस चीज को लेकर के आप जरा भी तनिक भी कंफ्यूज ना होइएगा। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल बताता हूं कि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखिए, जब किसी के द्वारा कही गई बात, समझ रहे हो, जैसे कि ये एक आदमी है
और ये एक आदमी है, ठीक है। ये डायरेक्ट है और ये एक इनडायरेक्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों जब कहा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कि इस व्यक्ति के द्वारा ये दूसरा व्यक्ति बात सुनता है, ये बात इससे कह रहा है और ये बात किसी तीसरे से जाकर कहता है, बिल्कुल वैसे ही कहता है ये बात इससे जैसे इस व्यक्ति ने बात कही हो। यानी कि बिल्कुल भी ये व्यक्ति जो इनसे बात कह रहा है, यानी बता रहा है, उनके शब्दों में यानी उनके वाक्यों में बिना बदलाव किए वही बात इनसे कह देता है, तो कौन सा नरेशन हो जाता है, कौन सा कथन, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, ठीक है। यानी कि वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों जब कहा जाए तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इसको आप बराबर लिखते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, और स्क्रीनशॉट भी आप बीच बीच में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। लिखा क्या है, मोहन सेड। अब मोहन कौन है, स्पीकर है। सेड इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम बिजी। मोहन बोला कि मैं कैसा हूं, व्यस्त हूं। कैसा हूं, व्यस्त हूं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो हरदम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होती है, बंद होती है। इसकी एक पहचान और है। जो डायरेक्ट स्पीच होगा यानी जो प्रत्यक्ष कथन होगा, वो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर जो बंद वाक्य होते हैं तो उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे वाक्य को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। इस चीज को और भी समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि वक्ता के कथन को जब हम ज्यों का त्यों जब कहते हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है। इसकी पहचान एक और भी है, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि मोहन सेड दैट ही वाज बिजी। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, जब वक्ता के कथन को, ठीक है ना, यानी कि जब इसकी बात को, ठीक है ना, इसकी बात को ये व्यक्ति सुन रहा है, यानी कि जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए लेकिन अर्थ ना बदले तो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। यानी कि इस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात ये व्यक्ति सुनता है और किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर के कहता है, लेकिन अपने तरीके से कहता है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो बात कही है उसका अर्थ बिल्कुल नहीं बदलता है। भले ही ये अपने तरीके से बोला हो, लेकिन इसके द्वारा जो बात कही गई है उसका अर्थ नहीं बदलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आप इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में देख सकते हैं। मोहन सेड, मोहन बोला कि ही वॉज बिजी, वो कैसा था, व्यस्त था। यहां पर क्या है, मोहन सेड आई एम बिजी, मोहन बोला कि मैं व्यस्त हूं। उसी की भाषा में उसी की तरीके से उस वक्ता ने बताया बात को किसी दूसरे से। लेकिन अब जब यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में बात देखने को मिले तो वही व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने तरीके से बता रहा है कि भैया मोहन बोला है, या फिर मोहन बोला कि मैं कैसा था, बिजी था, या वह कैसा था, बिजी था। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता के कथन को जब ज्यों का त्यों कहते हैं तो प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, और जब वक्ता के कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं बिना अर्थ को बदले तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि ये देखो नरेशन के बारे में थोड़ा संक्षेप में विवरण था, कि ये संक्षिप्त विवरण था। इसके बारे में छोटा सा बताया गया कि ये एक्चुअली में कथन यानी कि नरेशन क्या और कैसे होते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो ये डायरेक्ट स्पीच है इसमें कितने भाग होते हैं, इसको भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ जाएं, और ज़रूर जुड़ जाएं। ये आपके लिए क्लासेज स्टार्ट करके रखी है मैंने, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच है उसमें कितने भाग होते हैं। आप एक काम कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सीखते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि ये जो डायरेक्ट स्पीच दी गई है, ये जो डायरेक्ट नरेशन आपका है, इसमें कुल कितने भाग हैं। अभी तो आपको महज एक सेंटेंस के रूप में दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। ऐसा काम करते हैं ना, इसका ऑपरेशन कर देते हैं, इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो आपका कॉमा दिख रहा है और कॉमा के इस तरफ का जो वाला आपको भाग दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। किसको, ये जो कॉमा दिख रहा है, कॉमा के इस तरफ के पूरे वाले वाक्य को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, अब यहाँ पे जो ही दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, ही को बोलते हैं हम रिपोर्टर। क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, रिपोर्टर कहा जाता है। अब ये जो सेड दिख रहा है ना, ये सेड क्या है आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इन पूरे के पूरे भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पूरे भाग को, इन कॉमा की इस तरफ के पूरे भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो यहाँ पे ही दिख रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट दिख रहा है, इसको हम रिपोर्टर कहते हैं। समझ रहे हैं।
और जो इसका वर्ब दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखिए इसके पूरे भाग को समझ रहे हैं, इसके पूरे भाग को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए, यहां से जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाला वाक्य है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो आपको एम दिख रहा है ये क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए, देखिए इसके पूरे भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसके पूरे भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया है इसको रिपोर्टर बोलते हैं, यहाँ पे जो वर्ब दी गई इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की जो वर्ब है उसको वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। रिपोर्टर यानी कि वक्ता को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टर कहते हैं, और वक्ता के द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, और वक्ता ने जिस बात को कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं और उसको हम पूरा का पूरा भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसके अंदर जिस भी टेंस का या भी जिस भी वर्ब का प्रयोग किया गया है उसको हम वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें कुल कितने भाग होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्टर आएगा, क्या आएगा, रिपोर्टर आएगा, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आएगा, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक एक करके मैं फिर से समझा देता हूं। वक्ता को रिपोर्टर कहते हैं, वक्ता ने जिस वर्ब का प्रयोग किया उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इस वक्ता ने जिस भी बात को बोला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की जो भी वर्ब होती है उसको वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज को समझ लीजिए, जो रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना, जो रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग स्पीच में होती है। किस में होती है, स्पीच में होती है। अब ये सारी चीज़ें क्या दिख रही हैं आपको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी भी आप क्या कर लीजिए ना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप कॉपी कलम लेकर बैठो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। देखिए डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो निम्न दो नियमों का पालन करते हैं, एक सामान्य नियम होता है और एक विशेष नियम। सामान्य नियम को अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल रूल्स और विशेष नियम को बोलते हैं स्पेसिफिक रूल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो सामान्य नियम है, जो वाक्य एकदम सामान्य हो गए, साधारण, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उनमें हम इन नियम का पालन करेंगे। और जो विशेष नियम होता है, जैसे कि वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, तो वो जो अलग अलग तरीके के वाक्य होते हैं ना, तो उनमें नियम भी अलग अलग लगते हैं, इसलिए उनमें कौन से नियम का पालन करना पड़ता है, विशेष नियम। और जो बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, जिनको असर्टिव सेंटेंस आप बोलते हैं, उनमें हम पालन करते हैं सामान्य नियम का। ठीक, तो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम है वो दो हैं, सामान्य नियम और विशेष नियम। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य नियम के बारे में। अब सामान्य नियम का रूल हम भी आपको अच्छे से बता देंगे। देखिए, यदि आपको सामान्य नियम अच्छे से आ जाएगा तो साधारण वाक्यों को बदलना आपके लिए बिल्कुल चुटकी एकदम की आप आसानी से कर लेंगे, चुटकी बजा के आप इसको आराम से चेंज कर लेंगे। तो आपको बस क्या करना है ना, इस रूल को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक से समझ लेना है, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी है। तो चलिए देखते हैं सामान्य नियम के बारे में। सामान्य नियम में क्या होगा, रूल नंबर 1 सबसे पहले देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब जब से हो, सेज हो और सेड हो, ध्यान दे रहे ना, क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब जब से हो, ध्यान देना, जब रिपोर्टिंग वर्ब से हो, सेज हो और सेड हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ रहे हैं, यानी कि जब वाक्य सामान्य है और उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, से है, सेज है और सेड है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर से है तो से लिख देंगे, सेज है तो सेज लिख देंगे, और सेड है तो सेड लिख देंगे। लेकिन जब इनके साथ टू का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए, टू का प्रयोग कर दें, समझ रहे हैं, जब इनके साथ टू लग जाता है, यानी इसके साथ से टू हो जाए, सेज टू हो जाए और सेड टू हो जाए, तो परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, जैसे से टू होगा तो उसको चेंज कर दोगे टेल में, सेज टू होगा तो चेंज कर दोगे
टेल्स में, सेड टू होगा तो चेंज कर दोगे टोल्ड में। तो इस नियम का विशेष फॉलो करिएगा, यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में ही होता है। ठीक, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपको से दिखे, सेज दिखे और सेड दिखे तो आप उसमें बिल्कुल चेंज ना करिएगा, बिल्कुल वही उतार दीजिएगा। लेकिन जब इनके साथ टू लगे, टू लगने के बाद ऑब्जेक्ट आता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आता है, तो उसके पहले टू लगता है। जब टू लगे से टू के साथ टेल लगा दीजिएगा, सेज टू हो तो टेल्स कर दीजिएगा और सेड टू हो तो टोल्ड कर दीजिएगा। समझ में आ जाएगा यार, बहुत कठिन काम नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बस गारंटी मेरी, आपको नरेशन एकदम बिल्कुल चुटकी बजा के आराम से नरेशन कर लोगे। ठीक है, इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अगर रूल नंबर 2 को नहीं समझते हैं ना तो आप रूल्स को समझ लो, समझा ही नहीं, आप नरेशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक, तो उसमें क्या देखना होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो वर्ब में से या सेज लिखा होता है, एवं फ्यूचर टेंस में होती है तो विल से लिखा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये सब रिपोर्टिंग वर्ब में दिखे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाले हो। समझ रहे हैं? यानी प्रेजेंट टेंस की वर्ब दिखे और फ्यूचर टेंस की वर्ब दिखे तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य होता है वो आप गलती से भी नहीं बदलोगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 3, जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन के रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को थोड़ा कठिन होता है, जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, अभी तक आप पहले इसके रूल को समझ जाइए। जो फर्स्ट पर्सन होता है, अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं आपको पता है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और बी, और आई और बी किससे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। समझ रहे हैं? यानी जो फर्स्ट पर्सन होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उससे बदलेगा, और जो सेकंड पर्सन यानी कि यू होता है वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब जो थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे, भैया इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन्स के रूल को भी समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं। एक रूल को आप फॉलो कर लीजिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत दिनों से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना, 1 2 3 यानी कि सॉन का नियम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और रूल्स आपने अच्छे से इंजॉय करते हुए पढ़ा होगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यदि आप इन रूल्स को सही से याद कर लोगे, पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज आते हैं आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल होता है ना उस आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो मैं जो वीडियो बनाता हूं ना उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज उसको जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नरेशन से ही रहेगा। और हाँ, इंटर वाले बच्चे यदि देख रहे हैं तो उनके लिए भी बता रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है और अभी नरेशन की कल पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये हाई स्कूल और इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगातार नजर बनाकर रखें, वीडियो का इंतजार ज्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द, यानी कि एक एक दिन में आपको इंटर वाले बच्चों को और हाई स्कूल वाले बच्चों को वीडियो समय पर मिलती रहेंगी। आप लोग नजर बनाकर रखिए, अच्छे से पढ़िए और मैं चाहता हूं कि आपका नंबर बहुत बढ़िया से आए। इस बार बोर्ड एग्जाम, जो यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी से मार्च के बीच में, उसमें आपका नंबर बिल्कुल ना कटे और मैं जिम्मेदारी लिया हूं कि इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल कटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।